ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, एंड उसके बाद उन्होंने कौन सा जो भी ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया है, जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, वो क्यों वो वैल्यू पे या फिर कोई भी एक सर्टेन एक्सटेंट पे उन्होंने डिसाइड किया है, ये उनको पता होना चाहिए। अगर यही उनको पता नहीं है तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा? एम्प्लॉय वैसे काम कर पाएगा? नहीं। उसको उसका बोलते हैं ना इम्पोर्टेंस पता चलेगा? नहीं। उनको पता ही नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं। अगर कोई भी पर्सन काम कर रहा है या फिर कोई भी मैनेजर या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं या फिर कोई गोल सेट कर रहे हैं, तो ये क्यों किया है उन्होंने? कुछ लोग मालूम है, कुछ कंपनीज अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हाई गोल सेट करते हैं। उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हाई गोल सेटअप करते हैं। अगर उन्होंने छोटे छोटे गोल सेटअप किए और वो इजीली अचीव कर रहे, तो उसमें उनका कोई भी नाम नहीं होने वाला है। मतलब काम करो तो कुछ ऐसा करो कि उनका नाम बन जाए, है ना? वैसा तो जो भी बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस का जो भी एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा और क्यों वो है, वो भी बताना बहुत जरूरी है। प्रोवाइड डायरेक्शन। चलो, एज अ एम्प्लॉय आपने किसी भी फर्म को ज्वाइन कर लिया, किसी भी कंपनी को ज्वाइन किया, बट आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी आपको उसके ना मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये कंपनी क्यों है या फिर इस कंपनी का जो ये जो गोल है, उस गोल को कैसे अचीव करे। वो अगर मैंने आपको बताया ही नहीं तो, है ना? तो हो सकता है वो। यस, एनीवन एल्स प्लीज रिप्लाई मी। एनीवन एल्स? बोलो। हेलो। यस, अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिला तो क्या होगा? यस स्टूडेंट्स, कम ऑन रिप्लाई मी फास्ट। If I come after half an hour, will do. सर डायरेक्शन नहीं मिला तो हम ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। और किसी रॉन्ग डायरेक्शन में भी शायद से काम कर सकते हो, है ना? अगर आपको प्रॉपर एंड करेक्ट डायरेक्शन अगर नहीं मिला तो क्या हो सकता है? आप कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर सकते हो, है ना? यस सर। और वो क्या हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है या फिर वेस्ट ऑफ एफर्ट्स भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय को क्या लगता है, वो जो काम कर रहा है वो काम वेस्ट होगा तो उसको अच्छा लगेगा, एम्प्लॉय को अच्छा लगेगा? नो। और ऐसा सोचेगा कि चलो अभी बिगड़ गया ना काम, चलेगा चलो वापस से कर लेगा, ऐसा सोचेगा वो? एक तो अच्छा लगेगा ही नहीं कि उसका काम बिगड़ गया है, और अगर ये भी पता चल गया तो उसके एफर्ट्स वेस्ट हो गए हैं, तो उसको फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड ये बहुत मैटर करता है।
फिर उसका क्या हो सकता है, मोरल डाउन हो सकता है। अरे मैंने इतना सब काम किया, पहले कुछ पता नहीं चला इनको, और अभी मुझे क्या हो रहा है कि अननेसेसरी वापस से काम करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहेगा, उस एम्प्लॉय का? हम्म? उस वक्त उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहेगा? क्या वो पहले जैसा अच्छे से काम आई करेगा? वॉन्ट प्रॉपर आई वॉन्ट प्रॉपर डायरेक्शन। उसको ऐसा चाहिए होगा कि मुझे प्रॉपर गाइड करो तो मैं काम करूँ, बाद में रॉन्ग हो के मतलब क्या है ना? मेरा पहले का सब मेहनत वेस्ट हो गया, ऐसे वैसे वैसा सोचेगा। आया ना? यस और नो? Yes. नेक्स्ट इज व्हाट? हेल्प स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो ये अगर मैं ये सब कुछ सब एक कोई स्ट्रेटेजी मैनेज करके ही अगर लेता हूँ, ये सो एंड सो थिंग्स ये करेगा, सो एंड सो थिंग्स ये बी एम्प्लॉय करेगा, सो एंड सो थिंग्स सी एम्प्लॉय करेगा, तो इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजी बिल्ड की है कि कौन कहाँ तक वर्क करने वाला है, कौन कहाँ तक कितना काम कंप्लीट करके देगा। उसके बाद में क्या इसको आगे का काम करना है। मतलब जैसे कि समझो एक पर्सन ने सर्टन वर्क कंप्लीट किया एंड उसने पास ऑन किया दूसरे को, तो दूसरे को भी पता था पहले से कि मुझे यहाँ से काम मिलेगा और मैं उसके ऊपर क्या काम करूँगा, या फिर मुझे उसके ऊपर क्या मेहनत करनी है आगे। तो ये पहले से डिसाइडेड है, प्लान है, मैनेज्ड है। सो इससे क्या होता है कि थिंकिंग प्रोसेस जो है या फिर आपका एक एटीट्यूड होता है किसी भी काम को करने का, वो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। और अगर आपको वो पता ही नहीं होता आपको आपको क्या स्टार्टअप करना है वर्क, या फिर क्या कौन से लेवल तक करना है, तो फिर प्रॉब्लम जरूर होगा, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार। और इसलिए ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट इज बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, कोई भी आके कुछ भी डिसीजन लेके जाएगा ना। यस। No, sir. तो देन व्हाट? सर डिसीजन क्लियर होना चाहिए। डिसीजंस जो भी ले रहे हैं वो क्लियर एंड फर्म एंड इमीडिएट बेसिस पे, एंड वी कैन से वेल प्लान्ड। एंड और मैं और एक चीज बोल सकता हूँ उसके ऊपर अच्छे से सोच के डिसीजन ले लें। मतलब कुछ लोगों का ऐसे होता है कि हम लोग डिसीजन ना जल्दी ले लेते हैं, बट उसके ऊपर सोचते नहीं कि वो उसका रिजल्ट क्या होगा, आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट को बिना सोचे समझे डिसीजन अगर लेते हैं तो क्या वो अच्छा रहेगा कंपनी के लिए? यस। क्या वो कंपनी के लिए अच्छा रहेगा?
बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लिया है तो नो सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। एक अगर वे में जाएगा ऐसे सोच के नहीं, डिफरेंट डिफरेंट वेज में भी हो सकता है, ऐसा सोच के लेना है। अंडरस्टूड? क्लियर दिस मच? बोलो। Come on, anyone answer me? सर, डिसीजन मेकिंग का बताना है क्या? नहीं, वैसे तो हो गया, आगे भी चल सकते हैं। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर सर परफॉर्मेंस सॉरी, अप्रेजल। बट कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है? यस, बाकी स्टूडेंट्स आपको भी सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो, माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल और बाकी स्टूडेंट्स को Yes, क्लियर sir. है मेरी वॉइस? Yes, sir. So no issue with my side. Ashish, please check your connection. सर सुनाई तो दे रहा है, बट आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है, सच्ची। अभी मैं देखो ऑलमोस्ट मैं हाथ में ऐसा माइक लेके ही बैठा हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो माइक तो मेरे हाथ में ही है यहाँ पे। सो और क्या करें? अभिषेक, आशीष, सॉरी आशीष, हम्म? एक बार आप चेक करो, ऐसा होता है कभी कभी। हाँ सर, अभी आया बहुत अच्छे से आवाज। इसी तरह बोलिए। अरे नहीं नहीं, सुनो प्रॉब्लम क्या है। वैसे तो मैं जोर से बोल सकता हूँ, बट यहाँ पे अदर टीचर्स भी हैं, उनके भी लेक्चर्स चालू है। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे जितना मुंह के पास माइक लेके बोलूँ उतना, ठीक है? उनको डिस्टर्ब भी तो नहीं होना चाहिए ना। यस सर, यस सर। इसीलिए, अदरवाइज अभी आपको मैं दिखा नहीं सकता। यहाँ पे और लेक्चर्स चालू है, बैकग्राउंड में आईटी के लेक्चर्स चालू है। एंड मेरे बाजू में एक पीछे छोड़ के और एक मिस लेक्चर ले रहे। सो वी हैव टू मैनेज इट। ओके, anyways, now my voice is clear to all. यस सर। I know it's very bit little bit silent, but I hope it's clear to all. Hmm? ठीक है, क्लियर होनी चाहिए वॉइस आपको बस। नाउ कहाँ पे थे? प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। ये पॉइंट हम लोग को डिस्कस करने हैं। बोलो। क्या हो सकता है यहाँ पे?
Anyone else? बोलो स्टूडेंट्स, help in coordination. Last 2 points are pending. Hmm? कोऑर्डिनेशन में हेल्प होगा क्या? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का। यस सर, कोऑर्डिनेशन बहुत मतलब जरूरी होता है। वो कहते नहीं क्या, कोऑर्डिनेशन मिनिमाइजेस कॉन्फ्लिक्ट, है कि नहीं सर? तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ऐसे ऐसे जो रूल्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे जो सेइंग, ऐसे जो रूल्स होते हैं ना, बड़े किसी बिजनेस पर्सन ने जो दिए हुए होते हैं, तो ये बहुत यूजफुल होता है बिजनेस में। एक्चुअली उन्होंने ये देखा होता है अपने बिजनेस में होते हुए, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल लो। अगर हम लोग बात करें, चलो एक क्रिकेट मैच की, बैट्समैन के बीच में दो बैट्समैन है, दो बैट्समैन के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो क्या वो अच्छा बैटिंग कर सकते? नो। तो फिर क्या होगा? इसमें क्या हो सकता है? वो आउट होने के चांसेस है, एक दूसरे के साथ अगर उनका कोऑर्डिनेशन नहीं जम रहा है तो, है ना? बट अगर उनका प्लान रेडी होगा, उनके ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे, तो शायद से ये सब कुछ हो सकता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखा जाए इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट as per content and as per portion it is given in the ppt. सो मैं बोलूंगा कि आप इस पॉइंट को एक बार सोच के देखो। तीन फोल्ड्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे: सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रेस्टीज। एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक में है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, expansion of market share, reduction in cost, hmm, and social objective। ऐसे तीन ऑब्जेक्टिव्स है, फर्स्ट ऑर्गेनिक एंड थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव। जस्ट इनको एक बार गो थ्रू करो। और भी है, एक मिनट में, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है तो वास्ट। सर्च आउट किया, अगर सर्च आउट करके हो गया है तो तुम लोग जा सकते हो। प्लीज आप लोग जरा ये रीड करो, इसके बारे में पूछने वाला हूँ, ठीक है?
ओके, सो कितने ऑब्जेक्टिव्स है, मेजर कैटेगरीज कितने हैं? 5। फर्स्ट, थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव या फिर ऑर्गेनिक बोल सकते हो। सेकंड है इकोनॉमिक, नेक्स्ट इज सोशल, नेक्स्ट ह्यूमन, एंड उसके बाद है नेशनल। ठीक है, सो इनको हमें डिस्कस करना है। ओए बाय द वे ना, अभी मतलब मुझे बीएमएस स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसे पता चला कि उन्होंने एक आइडिया सोची है ये रिवीजन के ऊपर। आपको कैसे लग रहा है आप बताओगे, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर एंड रियली इट्स वेरी गुड आइडिया। ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी हाउ इट वर्क्स इन, इसका क्या है, कैसे अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। सो आइडिया उनकी ऐसी है कि जैसे कि ये टॉपिक्स है राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव राइट, तो ये पांचों भी स्लाइड्स या फिर पांचों भी टॉपिक्स के ऊपर मैं पहले से आपको ये पीपीटी देके रखूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर जब भी अपना रहेगा तभी आपको इसको ना रिवाइज करना है एंड स्टूडेंट्स उसके बारे में बताएंगे। जो भी स्टडी करे, मतलब अब अगर कोई भी है अभी ऐसे जैसे कि अभी आशीष है, तो आशीष एक समझो ऑर्गेनिक एंड थ्री फोर्थ ऑब्जेक्टिव को बता रहा है, कोई और स्टूडेंट उसका अदर पॉइंट्स को बताएगा। तो जो जो आप प्रिपेयर करोगे बट क्या होगा कि सब लोग एक ही सिंपल पॉइंट लेके नहीं जाओगे। सो आपको प्रिपरेशन पूरे पीपीटी का करना है, पूरे पार्ट का करना है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले। इससे क्या होगा कि आपका एक तो स्टडी भी हो जाएगा एंड आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी स्टडी हो जाएगा। इज इट गुड आइडिया? यस, Yes, sir. चलेगा ऐसे? यस सर। यस सर, चलेगा। चलेगा, सभी को अच्छा लग रहा है ये? देखो वो स्टूडेंट्स ने तो स्टार्ट किया, मुझे उनके ऊपर तो मुझे ऐसा लेना ही है एंड ये एक्चुअली वर्क करेगा। नहीं तो आपका क्या मन में, आप कहीं पे भी नहीं स्टडी करोगे एंड आप लिटरली सिर्फ ऑनलाइन मतलब गूगल पे सर्च करके एंड ऑल ऑब्जेक्ट यूज करने में मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सर्च करके भी फेल होने वाले बहुत है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। एंड मैं एक फैक्टर बताना चाहता हूँ कि समझो आपने ये टॉपिक्स को गो थ्रू नहीं किया है, दोज हु आर टोटली बिलीव ऑन गूगल, उनके लिए ये है मेन तो कि आपको टॉपिक ही नहीं पता कि कौन से टॉपिक में है क्या है एंड सिर्फ पीपीटी लेके बैठोगे, एक दो मोबाइल लेके बैठोगे एंड एग्जाम में जो पूछा है उसका आंसर वहां पे भी नहीं मिला तो आप क्या करोगे? एंड आपको मालूम है ये पेपर्स कैसे आने वाले हैं? आपको कुछ आइडिया है? तो ये जो पेपर्स आएंगे ना, ये अभी के जो पेपर्स है वो मैं एज अ आई एम सब्जेक्ट टीचर मैं सेट नहीं करने वाला। ये जो पेपर रहेगा वो बाहर से सेट होके आएगा। सो आप लोग पहले से सीरियस रहो इस बारे में, बिकॉज मैं इसको सेट नहीं करने वाला। इंटरनल का पेपर दैट डिफरेंट थिंग, वो 20 मार्क्स का ही होता है, 25 मार्क्स का, और वो एक ही है तो वो मैं कर देता हूँ, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। बट ये जो अभी का जो पेपर रहेगा ना, वो पेपर आपका बाहर से सेट होके आने वाला है। सो आपको कंपल्सरी स्टडी करनी है। इन लॉकडाउन टाइम ये पेपर्स भी हम लोग नहीं बनाए थे, हम टीचर्स ने, बट नाउ अभी ये यूनिवर्सिटी से आएगा, क्लस्टर से आएगा, क्लस्टर में से। सो क्लस्टर को पता नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, आपको मैंने क्या इम्पोर्टेंट दिया है क्या इम्पोर्टेंट नहीं दिया है। सो आप ये बात ध्यान में रख के चलो कि आपको जो भी पेपर अटेम्प्ट करना है वो आपके नॉलेज से अटेम्प्ट करना है। आप कुछ लोगों ने कुछ सोचा रहेगा कि मैं गूगल पे सर्च करके एग्जाम दे दूंगा दे दूंगी, लिटरली सम
गर्ल्स भी ऐसे मिले हैं कि जो ग्रुप में बैठते हैं, एक साथ में बैठ के पेपर देते हैं, तो वैसे पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज अभी टाइम कम और क्वेश्चंस ज्यादा। आपको कुछ 1 आवर में कुछ 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सोचो 50 क्वेश्चन 1 घंटे में, एक क्वेश्चन को कितना टाइम मिलेगा? यस, 50 क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं आपको ऑब्जेक्टिव के विद इन 1 आवर, तो आपको हार्डली 1-1.5 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। क्या आपको चलेगा? बोलो। और उतने अच्छे से कर यस पाओगे? सर, चलेगा। कर पाओगे उतने अच्छे से सिलेक्ट करके, गूगल से सर्च करके? नो सर, अपने मन से करेंगे, लेकिन 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आराम से होगा। वो वैसे होगा जैसे तू बोल रहा है ना, खुद से सॉल्व करके, वो पॉसिबल है। और जो लोग, जो स्टूडेंट, जो तेरे फ्रेंड जैसे बैठे हैं कि हम लोग गूगल सर्च करके करेंगे, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। उनके लिए मेरा मेन मैसेज है कि वैसे पॉसिबल नहीं होता। समझा? उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन सर्च करके आप वो पेपर्स को नहीं दे सकते। वैसे पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा फिर उनके लिए। 50 मिनट, 1 आवर में आप कितने क्वेश्चन सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, वो सोचो। उसमें से सर्च करके भी मतलब क्या, डायरेक्ट सामने आंसर नहीं आने वाले हैं, उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप 50 में से ज्यादा क्वेश्चंस खुद से आंसर दो। माइंड में से जो निकलेगा ना, वो फास्ट निकलेगा, तो सर्च करने का टाइम भी आपका सेव हो जाएगा। मालूम है? आप कितने भी फ्रेंड्स एक साथ में बैठे हो, तो भी वो नहीं वर्क करता। ठीक है? अंडरस्टूड सर एवरीवन? सर हाँ बोलो। बिजनेस एनवायरनमेंट के एग्जाम में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं? पूरा ये सब दिया तो है, ये पीपीटी में पूरा इंक्लूड है। तो मैं दिखा दूं। कौन था, किसने पूछा ये? यस, किसने पूछा था ये? मैंने पूछा सर। अरे मैंने मतलब कौन? मैंने मतलब कौन, तू कौन, वो तो गौरी बता। गौरी बोला मैंने। गौरी। गौरी? अच्छा, मुझे नहीं, मुझे आपको सुनाई दिया गौरी बोला इसने। अभी तेरा ऑडियो ऑफ होगा शायद। सी, ऑलमोस्ट 79 पेजेस की ये पीपीटी है। हम्म, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा आज ही हाँ। क्लासरूम पे। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है? इज इट यस ओके सर। विथ ऑल? ठीक है सर, ओके। ठीक है, ताकि आप लोग को भी ऐसा स्टडी करने के लिए टाइम मिलेगा। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर विल फॉलो दैट सर, आई दैट। हैव वन डाउट, कैन आई आस्क यू? यस यस, पूछो ना। सर, हर साल फर्स्ट ईयर का एग्जाम कौन से महीने में होता था? फर्स्ट ईयर का? हाँ हर साल? अरे हाँ। मतलब आप बिफोर कोरोना पूछ रहे हो क्या? यस सर, यस सर, जब लॉकडाउन नहीं होता था कौन से महीने में होता था? बिफोर क्रिसमस वैकेशन नॉर्मली। बिफोर क्रिसमस वैकेशन, मतलब ये पीरियड एग्जाम का चल रहा था जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी। हाँ। ओके, तो अभी हम लोग का फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब तक होने वाला है? कुछ टारगेट दीजिए ना प्लीज। अभी देखो, मैं आपको ना गवर्नमेंट का सर्कुलर आया है 30 जनवरी, मतलब 30 जनवरी के पहले आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ही है। ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली आपके फर्स्ट एग्जाम्स ईयर का एग्जाम